हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विंटो क्लासेस। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जलवायु। पार्ट चौथा चल रहा है। इसके पहले मैंने दो वीडियो बना चुके हैं। वो दोनों वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि ब्राजील और भारत में कौन किन कारणों की वजह से तापमान और वर्षा पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, वो कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से ब्राजील और भारत पर तापमान और वर्षा पर प्रभाव पड़ता है, और कौन सी हवाएं, जैसे ब्राजील में मैंने बताया था कि व्यापारिक हवाएं हैं जो वर्षा कराने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। वे दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व से व्यापारिक हवाएं आती हैं। और वहीं पर मैंने ये भी बताया था कि भारत में मानसून हवाएं हैं जो वर्षा करने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। तो मानसून हवाएं भारत में दक्षिण पश्चिम दिशा से आती हैं और बाद में अरावली पर्वत के समांतर जाके, और बहुत सारी हवाएं कहाँ जाती, पूर्व भारत में चली जाती है। तो इस तरह से मैंने बताया हुआ है। वो पहले दो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग इसमें देखने वाले हैं कुछ ब्राजील में कुछ शहरों का उदाहरण लेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे कौन से शहर में किस प्रकार का तापमान और किस प्रकार से जलवायु क्या होता है, बदली होता है। और क्या मतलब अलग अलग इलाकों में, ब्राजील के अलग अलग इलाकों में या अलग अलग जगहों में तापमान और वर्षा में किस प्रकार से अंतर है। ठीक है, कौन कौन से महीने होते हैं जहां पर बरसात ज्यादा होती है, और कौन सा महीना होता है जिस समय तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और कौन सा महीना जिस समय तापमान बहुत कम हो जाता है। और ऐसी कौन सी जगहें हैं जहां पर वर्षा बहुत ज्यादा होती है, साल के 12 महीने वर्षा होती है। तो इसके बारे में मैंने बताया कि अमेजन नदी का मैदान, वहां पर साल के 12 महीने वर्षा होती है। तो मैं इस वीडियो में इन सारी बातों को बताने वाला हूँ। तो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। देख लीजिए, यहाँ पर हमारे पास चार शहर के नाम दिए गए। ये चारों शहर कहाँ पर हैं, ब्राजील में। पहला है शहर मैनोस, दूसरा बेलम, पोर्टो एलेग्रो और रियो डी जेनेरो। ये चार शहर हैं। ये चार शहर ब्राजील में अलग अलग स्थानों पर है। ऐसा नहीं कि चारों शहर एक ही जगह से लिया है। कोई तटवर्ती इलाके से ले लिया गया है, कोई ब्राजील के मध्य भाग से ले लिया गया है, कोई पश्चिमी इलाके से ले लिया, कोई उत्तरी इलाके से लिया गया। इस तरह चार शहर लिया गया है, और चारों शहरों के बारे में हम लोग इसकी वर्षा की मात्रा और तापमान श्रेणी में क्या क्या अंतर है और क्या इनका संबंध है, ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर देख लो, आपको एक श्रेणी दी गई है। ये रेड कलर वाली लाइन, मतलब पिंक कलर की लाइन, गुलाबी कलर की लाइन, ये अधिकतम तापमान दर्शाएगा। और जो ब्लू कलर की लाइन है, आसमानी कलर, वह आपको न्यूनतम तापमान दर्शाएगा। और यहाँ पर आपको दिख रहा है ये आयतालेख। ये आयतालेख आपको साल के 12 महीने दिखा रहे हैं, और ये भी बता रहे हैं कि किस महीने में कितनी वर्षा हुई है। ठीक है, जिसका स्तंभ जितना बड़ा है, मतलब उस महीने में वर्षा उस शहर में ज्यादा होती है। ठीक है, जैसे अगर हम लोग बात करें मैनोस में, तो मैनोस में जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ये 4 महीना जहां पर बारिश ज्यादा होती है, उसमें भी मार्च महीने में मैनोस में बहुत ज्यादा बारिश होती है। ठीक है, ये बारिश की बात होगी मैनोस की। अगर मैं बेलम की बात करूं, तो बेलम में देखो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, इसमें भी 4 महीने हैं जिसमें वर्षा ज्यादा होती है। इसमें मार्च महीने में वर्षा ज्यादा होती है बेलम शहर में। ठीक है ना, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि भाई ये स्तंभ क्या है, बड़ा है, मतलब इसका वर्षा की मात्रा वहां पर ज्यादा रहेगी। और पोर्टो एलेग्रो में देख लो तुम, पोर्टो एलेग्रो में इतनी ज्यादा वर्षा नहीं दर्शाई गई है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो अगस्त सितंबर और जून, अगस्त सितंबर और जून, देखो यहाँ पर अगस्त का, सितंबर का और जून का महीना, देखो यहाँ बरसात ज्यादा है। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें रियो डी जेनेरो, तो रियो डी जेनेरो जनवरी फरवरी मार्च और दिसंबर, देखो बच्चों, जनवरी फरवरी मार्च और आखिरी का महीना दिसंबर, मतलब दिसंबर से बारिश शुरू होती होगी वहां पर वर्षा, दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी में और मार्च महीने में, ये 3 महीने, ये 4 महीने वहां पर रियो डी जेनेरो में बारिश होती हुई। ये रियो डी जेनेरो जो है वो ब्राजील के तटवर्ती इलाकों में है। ठीक है, तटवर्ती इलाके में पाया जाता है। रियो डी जेनेरो ब्राजील का महत्वपूर्ण शहर है। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया, वर्षा के बारे में समझ में आ गया। अब तापमान के बारे में देख लेते हैं बच्चों। ठीक है, तापमान में देखो, ये लाल कलर का जो लाइन है, या ब्लू, आप लोग बोल सकते हैं पिंक कलर का, गुलाबी कलर का, ये आपको अधिकतम तापमान दर्शाएगा। और जो ब्लू कलर की लाइन है वो आपको न्यूनतम तापमान दर्शाएगा। तो अगर मैं मैनोस की बात करूं, मैनोस में अधिकतम तापमान कितना है, 33, जो 30 के ऊपर है और 35 के नीचे है, तो ये हो जाएगा 33। ठीक है, 33 ये क्या है, अधिकतम तापमान है, और वो भी कौन से महीने में, अगस्त महीने में। और बच्चों याद रखना, जिस महीने में बरसात कम होगी, उस महीने में तापमान क्या हो जाएगा, यहाँ पर बढ़ जाएगा।
ये हर जगह की बात है, ऐसा नहीं कि ब्राजील की बात कर रहा हूं मैं। जिस महीने में तापमान बढ़ेगा उस महीने में वर्षा कम रहेगी। तो आप लोग अगस्त में देख सकते हो, अगस्त में वर्षा कम है तो यहाँ पर तापमान क्या हो गया, बढ़ गया। और ये याद रखना, जब बरसात ज्यादा होगी तो तापमान क्या होता है, कम होता है, तापमान एकदम औसत हो जाता है। ठीक है, आप लोग देखो बारिश के महीने में आपको तापमान ज्यादा नहीं लगता, ठंड लगती है थोड़ा थोड़ा, ठंडी की तुलना में इतनी ज्यादा ठंड नहीं लगती, लेकिन तापमान कम रहता है। कब, बारिश के मौसम में, ठीक है, वर्षा के मौसम में। तो अगस्त में देखो तापमान बढ़ गया, और न्यूनतम तापमान अगर आप लोग देखोगे तो बच्चों कितना है, 23। कितना है, 23। देखो सबसे नीचे जो आंकड़ा गया है 23 गया है। ठीक है, यहाँ पर देखो 23, यहाँ 23 है। तो न्यूनतम तापमान 23, अधिकतम तापमान 33। ये मैंने बात कर दी किसकी, मैनोस की। अब मैं बात कर रहा हूँ बेलम की। तो देखो बेलम में अधिकतम तापमान कितना है बच्चों, अधिकतम तापमान अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर 33 ही दिखेगा। कितना दिखेगा, 33 दिखेगा। देख लो तुम अच्छे ध्यान देना, 33 कितना दिख रहा है, 33। और न्यूनतम तापमान अगर आप लोग देखोगे तो न्यूनतम तापमान है 23। ठीक है, बेलम में भी 33 और 23 अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान। अब हम लोग बात करते हैं पोर्टो एलेग्रो में। पोर्टो एलेग्रो में अधिकतम तापमान 30 है, देखो 30 डिग्री सेल्सियस से, पिंक वाली लाइन देखो 30 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर है। और न्यूनतम तापमान देखो सबसे नीचे जहाँ झुका है वो है 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 10 डिग्री सेल्सियस, ये याद रखिएगा। पोर्टो एलेग्रो में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस है, अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है। ये याद रखना, इसको समझ में आ रहा होगा आपको। अब हम लोग बात करते हैं रियो डी जेनेरो। अब रियो डी जेनेरो में अधिकतम तापमान बच्चों कितना है, 30 है, 30 डिग्री सेल्सियस है। और न्यूनतम तापमान अगर हम लोग बात करेंगे तो 18 है। कितना, 18। 15 के ऊपर और 20 के नीचे है तो 18, एक अंदाजा लगाएंगे तो 18 मिलेगा, 17 18 आप लिख सकते हो। ठीक है, ये हमने बात कर लिया। अब ये चारों शहर ब्राजील में कौन कौन से हिस्सों में पाए जाते हैं। तो ये जो हमने बात की बेलम की, बेलम यहाँ पर पाया जाता है। कहाँ पर, वो मेराजो द्वीप है ना, उसके पास में। इसके पहले अगर आपने वीडियो देखी है तो आपको समझ में आ रहा होगा मैं मेराजो द्वीप की बात कैसे कर रहा हूँ। अब यहाँ पर आपको मिलेगा क्या, मेनोस, मेनोस शहर यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, और पोर्टो एलेग्रो एकदम पूर्वी इलाके में मिलेगा, ब्राजील के पूर्वी इलाके में, तटवर्ती प्रदेश में। और पोर्टो एलेग्रो और रियो डी जेनेरो दोनों पास पास में ही है। ठीक है बच्चों, इतना यहाँ तक समझ में आएगा आप लोग को। चलो, तो एकदम अच्छे समझ में आएगा होगा, तो समझ जाते हैं। चलो, चारों शहरों में तापमान किस महीने में सर्वाधिक है। अगर हम चारों शहर की बात करें तो तापमान मेनोस में अगस्त महीने में, बेलम में बेलम में कौन से महीने में बच्चों, बेलम में जनवरी से दिसंबर महीने में, जनवरी से दिसंबर महीने में। और कौन सा, और पोर्टो एलेग्रो में तापमान किस महीने में ज्यादा है, तो जनवरी फरवरी में। देखो जनवरी फरवरी में तापमान ज्यादा है, तापमान श्रेणी ज्यादा है। और अगर हम लोग बात करें रियो डी जेनेरो में, तो रियो डी जेनेरो फरवरी महीने में तापमान ज्यादा है। देखो फरवरी महीने में ये जो पिंक वाला लाइन है वो ऊपर चला गया है, तो यहाँ पर तापमान यहाँ पर ज्यादा है। मैंने चारों शहर का अलग अलग बताया। इस तरह से प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको मानचित्र का अध्ययन करने आना चाहिए। ठीक है, और मैं जैसे जैसे बताते जा रहा हूँ आप खाली उसको ध्यान सुनते जाओ और समझते जाओ, आपको समझ में आएगा। और आपके पास आप किताब लेके बैठोगे तो और अच्छा है। ठीक है, अगला, दिए गए शहरों में अधिक वर्षा किस महीने में होती है। अब 4 शहर दिए गए हैं, तो अगर मैं बात करूं तो मेनोस में मार्च महीने में वर्षा होती है, बेलम में मार्च महीने में वर्षा होती है, और रियो डी जेनेरो में दिसंबर जनवरी फरवरी, दिसंबर जनवरी फरवरी इन महीने में वर्षा होती है। और अगर पोर्टो एलेग्रो की बात की जाए तो अगस्त सितंबर और जून, जून अगस्त सितंबर, ये 3 महीने में है पोर्टो एलेग्रो में बरसात ज्यादा होती है। ठीक है बच्चों, इतना याद रखना। अब ब्राजील में वर्षा ऋतु की कालावधि क्या है। ठीक है, ब्राजील में वर्षा ऋतु की कालावधि क्या है। तो ब्राजील में अलग अलग जगहों की वर्षा ऋतु कालावधि अलग है। अगर हम लोग देखें कि मेनोस में, तो मेनोस में वर्षा ऋतु की कालावधि जनवरी से अप्रैल तक है। बेलम में भी जनवरी से अप्रैल तक है। ठीक है, तो ये अलग अलग जगहों की वर्षा ऋतु कालावधि क्या है, अलग अलग है। लेकिन अगर हम लोग बात करें एवरेज की बात करें तो जो सितंबर और नवंबर है, देखो सितंबर और नवंबर, ये सितंबर और नवंबर में सब जगह एक एवरेज है, सब जगह का स्तंभ देखो एक बराबर दिख रहा होगा। सितंबर और नवंबर, सितंबर से नवंबर, सितंबर से नवंबर ये एवरेज दिख रहा है, सब जगह उतनी बारिश होती है चारों शहर में। ठीक है, अब किस शहर का तापमान श्रेणी सर्वाधिक है और वह कितना है। अगर हम लोग तापमान श्रेणी की बात करें तो ये तापमान श्रेणी मेनोस में क्या है, ज्यादा है। किधर है, मेनोस में ज्यादा है। क्यों,
क्योंकि यहाँ ये स्थान जो है इस अच्छा मेनोस में ज्यादा है, इसका तापमान श्रेणी देख लेते हैं 23 से 33। न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं बात करूं बच्चों कि मेनोस में तापमान क्यों ज्यादा है, ठीक है, अब मैंने तो बात कर दी है कि भाई मेनोस में तापमान ज्यादा है और उसकी श्रेणी मैंने बता दिया, लेकिन क्यों ज्यादा है इसका रीजन मैं यहाँ पर आपको मानचित्र से बताऊंगा। ठीक है, इसका जो कारण है वो हम लोग मानचित्र से देखते हैं। एक मिनट बच्चों, चलो ये देखो मेनोस हमारा शहर यहाँ पर आता है, कहाँ पर आता है, इस जगह पर आता है, और इस जगह से निकलता है कौन सी रेखा, कर्क रेखा। ठीक है, कौन सी रेखा निकलती है, कर्क रेखा। और आपको मालूम होना चाहिए कि कर्क रेखा के करीब आने वाले शहरों में या आने वाली जगहों में जो तापमान होता है वह बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तापमान क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य प्रकाश की किरण उसके ऊपर पड़ती है, सीधे उसके ऊपर पड़ जाती है, इसलिए यहाँ पर तापमान ज्यादा हो जाएगा। और बच्चों जब वहां पर तापमान ज्यादा होगा तो वहां पर जो पानी है उस पानी का क्या होगा, वाष्पीभवन होगा। ठीक है, वाष्पीभवन होकर वो पानी क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, ऊपर तरफ जब जाएगा तो ऊपर क्या बनेगा, बादल। ठीक है, और जब जो वाष्प है वो जितना ऊपर जाएगा उसकी तापमान क्या हो जाएगा, उतना कम होते जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि बादल क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। बादल क्या हो जाएगा, ठंडा। अब जब ठंडा हो जाएगा तो फिर वहां पर क्या होगी, बरसात होगी। तो यहाँ पर पानी का वाष्पीभवन होता है और फिर बादल बनता है, फिर उसी जगह क्या होती है, बारिश होती है। तो इस तरह की वर्षा जहां होती है वहां साल के 12 महीने बरसात होती है। ठीक है, कर्क रेखा के करीब वाले स्थान, जैसे हमारा भारत में चेरापूंजी नाम का स्थान है, वहां पर साल के 12 महीने वर्षा होती है, क्योंकि वहां से भी कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, इतना याद रखेगा मेनोस में तापमान श्रेणी ज्यादा क्यों है और वहां पर वर्षा भी ज्यादा होती है। ठीक है, इतना क्योंकि वहां पर कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है बच्चों, आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, एकदम अच्छे ध्यान से देखते जाइएगा। और आगे, रियो डी जेनेरो में सामान्यतः किस प्रकार की जलवायु है। अगर हम लोग बात करें रियो डी जेनेरो में, तो तापमान न तो ज्यादा है न ही कम है। हाँ, एक जगह 30 डिग्री सेल्सियस पहुंचा है, फिर नीचे भी आया है, और वर्षा भी ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आर्द्र और सौम्य। आर्द्र और सौम्य जलवायु, क्योंकि यहाँ पर ना बारिश ज्यादा हो रही है ना तापमान ज्यादा है, तो आर्द्र और सौम्य। हवा में आर्द्रता बनी रहेगी, हवाएं यहाँ पर ठंडी ठंडी चलेंगी। ठीक है, तो यहाँ की रियो डी जेनेरो की जो तापमान रहेगा वो आर्द्र और सौम्य रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, चलो अब ये क्वेश्चन तो मैंने सारे प्रश्नों के उत्तर मैंने बता दिए, अब मैं पढ़ता हूँ और आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। ब्राजील का अंशांशी विस्तार अधिक होने के कारण जलवायु विविधता पाई जाती है। ठीक है, बात मैंने इसके पहले वाले जो दूसरा पार्ट पढ़ाया है मैंने, तो उसमें बताया है कि भारत का अंशांशी विस्तार ब्राजील की तुलना में क्या है, कम है, क्योंकि ब्राजील में से दोनों रेखा गुजरती है। कौन कौन सी रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। ठीक है, कर्क रेखा और मकर रेखा, देखो ये कर्क रेखा है ऊपर वाली और ये क्या है, मकर रेखा है। तो ये इनका अंशांशी विस्तार क्या है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, बहुत ज्यादा होने की वजह से, और इसके अंदर भूमध्य रेखा भी जाती है, तो अंशांशी विस्तार बहुत अधिक होने वहां पर जो जलवायु है उसके अंदर बहुत ज्यादा विविधता पाई जाती है। इसलिए हमने देखा जो मेनोस था, रियो डी जेनेरो था, फिर पोर्टो एलेग्रो था और बेलम था, इन चारों शहर में अलग अलग शहरों में तापमान क्या है, अलग अलग है, और वर्षा की मात्रा भी अलग अलग है, क्योंकि उनका अंशांशी विस्तार क्या है, बहुत ज्यादा है, क्योंकि उनके पास दोनों तीनों रेखा है, कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा जो बीच में से जाती है। ठीक है, इसकी वजह से वहां जलवायु बहुत ज्यादा परिवर्तन पाया जाता है। और यही तुलना करें अगर भारत से, तो भारत में सिर्फ एक ही रेखा गुजरती है। ठीक है, कौन सी, कर्क रेखा। तो कर्क रेखा गुजरने की वजह से उसका अंशांशी विस्तार भारत का ब्राजील की तुलना में कम है। अब आगे, जैसे भूमध्य रेखा के पास उष्ण, तो मकर रेखा के दक्षिण में समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। ठीक है, अब भूमध्य रेखा कहां पर बच्चों, एकदम बीच में, एकदम बीच में, ब्राजील के एकदम बीच में। तो यहाँ पर जलवायु क्या रहेगी, बहुत ज्यादा गर्म रहेगी, बहुत हॉट रहेगा, यहाँ जलवायु बहुत गर्म रहेगी। और अगर हम लोग जाएंगे नीचे वाली रेखा कौन सी बोलते हैं, मकर रेखा। मकर रेखा के नीचे जाएंगे तो यहाँ की जलवायु क्या रहेगी, बहुत सौम्य रहेगी, बहुत ठंडी रहेगी। ठीक है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, दक्षिण पूर्व और दक्षिण पूर्वी दिशा से आने वाली व्यापारिक हवाओं से इस देश में वर्षा होती है। ठीक है, हवाएं दो तरह से आती है। कहां कहां से आती है बच्चों, देखो दक्षिण पूर्व नीचे से और पूर्व से, दक्षिण पूर्व और उत्तर पूर्व, ये दो व्यापारिक हवाएं आती है। इन व्यापारिक हवाओं की वजह से ब्राजील में क्या होती है, वर्षा होती है। अगर मैं बात करूं उत्तर पूर्व व्यापारिक हवाओं से, तो यहाँ पर कोई बाधा उत्पन्न करने वाला कोई नहीं, जैसे विशाल कगार, मैं किसकी बात करूं, विशाल कगार।
तो उत्तर पूर्वी तटीय प्रदेशों में कोई विशाल कगार न होने की वजह से यहाँ पर बाधा उत्पन्न नहीं होता और यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में बारिश होती है। इसलिए कहा जाता है कि अमेजन नदी के मैदान में 2000 मिमी वर्षा होती है। ये बहुत ज्यादा है, भारत की तुलना में बहुत ज्यादा है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें यहाँ पर दक्षिण पूर्व व्यापारिक हवा में, तो यहाँ पर आ जाता है कौन, विशाल कगार। क्या आ जाता है, विशाल कगार। इस इलाके में विशाल कगार आता है जो व्यापारिक हवाओं को क्या करता है, रोकता है और यहीं पर पूरी की पूरी बारिश हो जाती है, बरसात हो जाती है। और ब्राजील के पूर्वी इलाकों में जो विशाल कगार के परे इलाका आता है, पूर्वी इलाकों में वहां पर वृष्टि छाया का प्रदेश निर्माण हो जाता है, वहां पर बरसात नहीं होती, वहां पर वर्षा नहीं होती है। अब ब्राजील की उच्च भूमि का कुछ भाग उत्तर तट है, कुछ भाग उत्तर के तट तक है। सागर से आने वाली हवाओं को विशाल कगार अवरोध पैदा करता है। सही बात है, सागर से जो हवाएं आती है उसमें विशाल कगार क्या करता है, अवरोध उत्पन्न करता है। इसलिए तटीय भाग में वर्षा होती है। इसलिए यहाँ पर तटीय इलाकों में बरसात बहुत ज्यादा हो जाएगी और तटीय इलाकों के परे जो ब्राजील का पूर्वी इलाका है वहां पर बरसात नहीं होगी, ना के बराबर। तो वहां पर वृष्टि छाया का प्रदेश निर्माण हो जाता है। उच्च भूमि के परे, उच्च भूमि आपको समझ में आ गई ना, ब्राजील उच्च भूमि के परे अवरोधी हवाओं का प्रभाव कम हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर अवरोधी हवाएं नहीं आती है, इसलिए वहां अत्यल्प वर्षा होती है। मतलब उच्च भूमि के परे जो भी इलाका रहेगा, ये इलाका देख लो जहां पर ये दिख रहा है आपको, यहाँ पर बरसात बहुत कम रहेगी, यहाँ बरसात बहुत कम रहेगी। ब्राजील में ये वृष्टि छाया का प्रदेश कहते हैं। तो जहां पर वर्षा कम होती है वहां वृष्टि छाया का प्रदेश निर्माण होता है। ठीक है, यह प्रदेश पूर्वोत्तर दिशा में पाया जाता है। यह शुष्क प्रदेश अनावृष्टि चतुर्भुज के नाम से जाना जाता है। पूर्वोत्तर इलाके में ब्राजील का पूर्वी जो इलाका है वहां पर बरसात बहुत कम होती है, सूखा वहां पर छा जाता है, तो उसको अनावृष्टि चतुर्भुज कहा जाता है। ठीक है, जहां पर वर्षा बहुत कम होती है अर्थात शुष्क प्रदेशों को अनावृष्टि चतुर्भुज के नाम से जाना जाता है। ठीक है बच्चों, अब आगे, अब देखो क्या है, आगे पढ़ा देता हूं मैं। देखो ब्राजील के कुछ भाग ए हो गया ना, हाँ यहाँ पर तापमान के संदर्भ में ब्राजील का उत्तरी प्रदेश उष्ण है। ठीक है, उत्तरी प्रदेश क्या उष्ण है, क्योंकि वहां पर क्या आती है, कर्क रेखा आती है। अगर ब्राजील का आप लोग मानचित्र जाके देखोगे तो ब्राजील के उत्तरी भाग में से कर्क रेखा जाती है, तो वहां पर जलवायु क्या होती है, उष्ण होती है। मैंने पहले बता दिया किसकी तुलना में, दक्षिणी तुलना में, क्योंकि मकर हम लोग जितना कर्क रेखा और मकर रेखा, कर्क रेखा जितना ऊपर जाएंगे और मकर रेखा जितना नीचे जाएंगे, मतलब दोनों रेखाओं जितना दूर जाएंगे उतना तापमान क्या होता है, कम होता जाता है। इससे ऋतु के अनुसार विविधता पाई जाती है। ब्राजील के तटीय भाग में भूमध्य रेखा के पास तापमान कुछ अधिक अंतर नहीं पाया जाता है। इस प्रदेश में हवाओं को ऊर्ध्व दिशा में वहन उष्ण कटिबंधीय एकत्रीकरण विभाग क्षीण होने के कारण चक्रवात कभी कभी ही निर्माण होते हैं। तो मैं ये बता देता हूँ, ब्राजील के मध्य भाग में से भूमध्य रेखा जाती है। ठीक है, ब्राजील के मध्य भाग में से भूमध्य रेखा जाती है और यहाँ पर जो व्यापारिक हवाएं आती हैं, ये व्यापारिक हवाएं कभी एक दूसरे से मिलती नहीं है। ठीक है, न मिलने की वजह से वहां पर चक्रवात का निर्माण नहीं होता है। चक्रवात मतलब देखो ये हवाएं आती है जो एकदम गोल 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 घूम के आती है समुद्र में। ठीक है, जिसको बवंडर कभी कभी बहुत लोग कहते हैं। तो वो कब होता है, जब हवाएं एक दूसरे क्या होती है, मिल जाती है, मतलब चारों तरफ से हवाएं आएंगी और क्या हो जाएंगी, एक दूसरे से मिल जाएगी, तो वहां पर क्या होगा, चक्रवात का निर्माण होगा। जबकि ब्राजील में ऐसा कुछ होता है क्या, नहीं होता है। ठीक है, इसलिए वहां पर उष्ण कटिबंधीय इलाके का निर्माण हो जाता है। इस देश का अधिकांश भाग उष्ण कटिबंध में आता है। अगर ब्राजील की बात करें, इसका अधिकांश भाग उष्ण कटिबंधीय इलाके में आता है। क्यों, क्योंकि यहाँ से दो रेखा गुजरती है, कर्क रेखा और मकर रेखा। तो ये दोनों रेखाओं के बीच में आने वाला इलाका या देश, उसमें उष्ण कटिबंधीय पाया जाएगा। ठीक है, देश के उत्तरी भाग में भूमध्य रेखा गुजरती है। देखो देश के उत्तरी भाग में ऊपर यहाँ पर ब्राजील जहां लिखा है, देखो यहाँ से ना भूमध्य रेखा जाएगी। ठीक है, भूमध्य रेखा गुजरती है। इस भाग में हवा का तापमान अधिक होता है। सही बात है, मैंने पहले बता दिया, जहां से भूमध्य रेखा जाएगी वहां हवा का तापमान क्या रहेगा, बहुत ज्यादा रहेगा। जब हवा का तापमान ज्यादा रहेगा तो बच्चों उसके नीचे जो नदी रहेगा या समुद्र रहेगा वहां पर क्या होगा, वाष्पीभवन क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। हवा में तापमान ज्यादा ना, हवा में तापमान ज्यादा होने की वजह से नीचे जो मतलब नदी है या समुद्र है उसका वाष्पीभवन ज्यादा होगा। जब वाष्पीभवन ज्यादा होगा तो वो भाप बन के क्या हो जाएगा, ऊपर जाके बादल बन जाएगा। और ये जो वाष्प जितना ऊपर जाएगा, जितना ऊंचाई पर जाएगा, उसका जो तापमान उतना क्या हो जाएगा बच्चों, कम होता जाएगा। और अंत में बादल क्या हो जाएगा, वहां पर ठंडा होगा। और जब बादल ठंडा हो जाएगा तो उसी स्थान पर क्या होगा, बरसात होगी। ठीक है, और ये निरंतर चलते रहता है। बादल बनेगा, फिर बरसात होगी, फिर बरसात से पानी क्या होगा, वहां पर वाष्पीभवन होगा, फिर बादल बनेगा, फिर बारिश होगी। इसलिए कहा जाता है कि भूमध्य रेखा के करीब वाले इलाकों को क्या उष्ण कटिबंधीय इलाका कहा जाता है।
अमेजन के मैदान में औसत तापमान 25 से 28 डिग्री सेल्सियस है। अभी अमेजन का मैदान अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर 28 दिख रहा है और यहाँ पर 25, मतलब यहाँ पर 25 होगा, यहाँ पर लिख के दिखाया नहीं है, लेकिन अमेजन नदी का जो मैदान है वहां पर 25 से 28। देखो कितना, क्योंकि यहाँ से कौन सी रेखा गुजरती है, भूमध्य रेखा, और भूमध्य रेखा गुजरेगी तो वहां पर हवा का तापमान बहुत ज्यादा रहेगा। उच्च भूमि के मौसम ठंडा होता है। अब उच्च भूमि मतलब यहाँ पर आ जाएंगे ब्राजील उच्च भूमि में, तो यहाँ पर मौसम क्या रहेगा, ठंडा रहेगा, क्योंकि यहाँ से कोई रेखा गुजरती नहीं है। सागर की निकटता के कारण तटीय प्रदेश जलवायु सौम्य और आर्द्र हो जाती है। बच्चों ये एकदम याद रखना, जब समुद्र पर जल तापमान ज्यादा रहेगा तो जमीन पर तापमान क्या रहेगा, कम रहेगा। ये हमेशा है, हर जगह की है, भूगोल में ऐसा नियम है कि समुद्र का तापमान अगर ज्यादा रहेगा तो जमीन पर तापमान क्या रहेगा, कम रहेगा, और तब जमीन पर तापमान ज्यादा रहेगा तो समुद्र पर तापमान क्या रहेगा, कम रहेगा। इस तरह तापमान में क्या होता है, तापमान क्या बना रहता है, औसत बना रहता है, तापमान एक सीमा तक बना रहता है, क्योंकि दोनों का तापमान क्या होता है, एक दूसरे को बैलेंस बना के रखे रहते हैं। सागर के निकटता के कारण तटीय प्रदेश जलवायु सौम्य होती है। सही बात है, ये सागर के निकट है, और आपको मालूम है जो इलाका, जो भी प्रदेश सागर के समीप आते हैं तो वहां पर जलवायु क्या होती है, बहुत ठंड होती है। ठीक है, ठंडी ठंडी हवाएं बहती है वहां पर। ठीक है, आप लोगों ने ऐसा महसूस किया होगा कहीं अगर घूमने गए होंगे तो। अमेजन की घाटी करीब 2000 मिमी वर्षा होती है। अमेजन घाटी करीब क्या होती है, 2000 मिमी वर्षा होती है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी विशाल कगार नहीं है, यहाँ पर कोई विशाल कगार नहीं है जो अवरोध उत्पन्न करे, तो यहाँ पर 2000 मिमी वर्षा होती है। दक्षिण पूर्व, बच्चों कहाँ पर, नीचे दक्षिण पूर्व के तट पर 1000 से 1200 वर्षा होती है, क्योंकि यहाँ पर दक्षिण पूर्व व्यापारिक हवाएं आती हैं, और यहाँ पर क्या होता है, विशाल कगार होता है जो व्यापारिक हवाओं को क्या करता है, रोकता है, और बरसात वहां पर कितनी होती है, 1000 से 1200 मिमी इतनी वर्षा होती है, जो लगभग बहुत अच्छी है। ठीक है, तो आई होप वीडियो ये समझ में आया होगा आप लोग को, और इसके पहले ही मैंने बहुत सारी वीडियो गूगल के ऊपर बना के रखी हुई हैं, तो उसको भी आप लोग जा जाके देखते रहिए। और अब लोग हम लोग मिलेंगे इसका चौथे पार्ट में। ठीक है, हमने 3 पार्ट में इस पार्ट को डिवाइड किया है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 था ये, तो हम लोग पार्ट 4 में देखेंगे। भारत में ऐसे 4 शहर लेने वाले हैं जो आपको बताएंगी कौन से शहर का तापमान और वर्षा किस प्रकार निर्भर करती है। तो उस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा, और अगर आप लोग ने अभी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ इसको क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है,